हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। दैनिक भास्कर का संपादकीय पढ़ रहे हैं। नई ट्री डील्स के बाद अब हमारे सामने बड़े अवसर हैं। ये संपादकीय ये देखते हैं। मात्र कुछ घंटों के अंतराल में यू और यूएस से नई ट्रेड संबंध भारत को मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, बौद्धिक क्षमता और सामरिक सामर्थ्य सामर्थ्य के क्षेत्र में भी असाधारण आयाम देने वाले हैं। साथ ही भारत जरूरत से ज़्यादा पैदा होने वाले अपने गेहूं, चावल और चीनी को इन दोनों ट्रेड ब्लॉक को निर्यात कर सकता है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में वही उत्साह दिखाना होगा जो चीन ने 1990 से 2020 तक के 3 दशकों में दिखाया था। सर, आईटी, सेवा और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी तमाम यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियां भारत की दिलचस्पी लेने लगी हैं, क्योंकि युवा इंजीनियर्स का बड़ा वर्ग उद्योग सक्षम है और अपेक्षाकृत कम वेतन पर उपलब्ध है। लेकिन सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए बिजली और पानी की असाधारण जरूरत पूरी करनी होगी। इसके लिए SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाने के लिए कानून लाना अच्छी पहल है। और यूएस से डील के बाद ऐसे रिएक्टर्स की जरूरत पूरी हो सकती है। सामरिक क्षेत्र में भी रूस के अलावा फ्रांस और जर्मनी नई हथियार प्रणाली, लड़ाकू विमान और पनडुब्बियों के रूप में दे सकते हैं, वो भी भारत के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के वादे के साथ। अगर रूस से तेल आयात कम भी करें तो हमारे रक्षा कवच निर्माण में उस देश की क्षमता अतुलनीय है। ऐसे अवसर किसी देश के विकास के इतिहास में कम ही आते हैं, जैसे आज हमारे समक्ष हैं। अगला, व्हाट्सएप की डाटा चोरी पर हम कब सख्त रवैया अपनाएंगे? फिराक गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम सूर्यकांत ने व्हाट्सएप को फटकार लगाते हुए कहा कि डेटा चोरी से ग्राहकों को टारगेट करके विज्ञापन भेजे जा रहे हैं। 3 जजों की पीठ ने कहा कि लोगों के निजी डाटा के व्यावसायिक इस्तेमाल को रोकने का जब तक हलफनामा नहीं मिलेगा, तब तक व्हाट्सएप की अपील पर सुनवाई नहीं होगी। व्हाट्सएप मामले पर सुनवाई और फैसला डिजिटल भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता है। इससे पहले इससे जुड़े 6 पहलुओं को समझना हमारे लिए जरूरी होगा। पहला पहलू क्या है कि भारत में मेटा की 3 कंपनियां, फेसबुक के 58 करोड़ और इंस्टाग्राम के 48 करोड़ और व्हाट्सएप के लगभग 85 करोड़ ग्राहक हैं। कितने? फेसबुक के 58 करोड़, इंस्टाग्राम के 48 करोड़ और व्हाट्सएप के 85 करोड़ ग्राहक हैं। देश में 52% कारोबारी और 89% स्मार्टफोन यूजर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। 2016 के बाद मेटा की तीनों कंपनियां करोड़ों ग्राहकों के डेटा को परस्पर साझा करने के साथ व्यावसायिक इस्तेमाल से खासा मुनाफा कमा रही हैं। भारतीय स्पर्धा आयोग, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक, उसने 2021-22 में दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दिया था कि व्हाट्सएप मामले पर सुनवाई कंपटीशन कानून के अनुसार हो रही है। इसका संविधान के अनुच्छेद 21 और निजता के अधिकार से कोई वास्ता नहीं है। सीसीआई और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा सीसीआई और केंद्र सुप्रीम कोर्ट में कहा कि निःशुल्क सेवा देने वाले व्हाट्सएप की कमाई विज्ञापन से ही होती है और यूजर ही उनका प्रोडक्ट है। अमेरिका में दायर क्लास एक्शन सूट मुकदमे के अनुसार व्हाट्सएप में चैट और डेटा सुरक्षित नहीं होने की वजह से टारगेटेड विज्ञापन आते हैं। भारत का डेटा विदेश ले जाने की वजह से पबजी और टिकटॉक जैसी चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा था। अमेरिका टेक कंपनियां हमारे डेटा को खुलेआम देश विदेश में बेच रही हैं और उसके बावजूद केंद्र सरकार संसद में 2023 में पारित डेटा सुरक्षा कानून लागू नहीं कर रही है। मेटा 2025 में दुनिया में 200 अरब डॉलर की आमदनी की थी। मेटा ने 2025 में 200 अरब डॉलर की आमदनी की थी। इसमें से लगभग 196 अरब डॉलर की आमदनी सिर्फ विज्ञापन से ही थी। कितनी? विज्ञापन से थी। और मेटा की प्रति ग्राहक औसत आमदनी $57 है। यूजर्स की संख्या के अनुसार व्हाट्सएप
को भारत से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होती है। यूजर्स की संख्या के अनुसार व्हाट्सएप को भारत से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होती है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजार भारत में मेटा इंडिया ने पिछले साल सिर्फ 3,792 करोड़ रुपए की आमदनी दिखाई। भारत में लगभग 44 लाख करोड़ की आमदनी टैक्स से होती है, जो कि जीडीपी का 11.2% है। जबकि विकसित देशों के संगठन आईसीडी में जीडीपी का 34% टैक्स आदमी से आता है। ठीक है, आईसीडी जीडीपी का टैक्स आमदनी से आता है। मेटा से डेटा कारोबार पर जीएसटी और अन्य टैक्सों की वसूली हो तो बजट घाटा कम होने के साथ ही स्वदेशी अर्थव्यवस्था का विकास होगा। चौथा नंबर है कि बेशुमार डेटा के दम पर मेटा व्यापार, डिजिटल विज्ञान और यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग और एआई के क्षेत्र में भी वर्चस्व स्थापित कर रही है। व्हाट्सएप से 60% से ज़्यादा फ्री वॉइस कॉल की वजह से टेलीकॉम कंपनियों की माली हालत बिगड़ रही है। व्हाट्सएप कॉल में केवाईसी नहीं होने से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन मोबाइल कंपनियों की अनेक मांगों और संसदीय समिति की रिपोर्ट के बावजूद व्हाट्सएप को टेलीकॉम कानून 2023 के दायरे में नहीं लाया गया था। मेटा की कंपनियां यूरोप पर मेटा की कंपनियां यूरोप में जीडीआर के सख्त डेटा सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन पर 12,000 करोड़, डिजिटल मार्केटिंग एक्ट के उल्लंघन पर 200 करोड़ और नाबालिग बच्चों के डेटा के गलत इस्तेमाल पर 4,000 करोड़ का जुर्माना लगा था। नाम है मेटा की कंपनियों पर यूरोप में जीडीआर के सख्त डेटा सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन पर 12,000 करोड़ का, मार्केटिंग एक्ट पर 2,000 करोड़ रुपए का, नाबालिग बच्चों के डेटा के गलत इस्तेमाल पर 4,000 करोड़ का जुर्माना लगा था। अमेरिका में फेडरल ट्रेड कमीशन ने कैम्ब्रिज मामले में 2019 में मेटा पर 5 अरब डॉलर यानी 50,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। लेकिन भारत में सीसीआई ने मेटा पर 213 करोड़ रुपए का मामूली जुर्माना लगाया था, जिसे वापस हासिल करने पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। छठा नंबर, जजों ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने पर व्हाट्सएप को भारत में से चले जाना चाहिए। लेकिन मेक इन इंडिया और भारत आत्मनिर्भरता के दावों के बावजूद जनता, कारोबार और अदालतें और सरकार पूरी तरह व्हाट्सएप पर निर्भर हैं। डेटा चोरी रोकने और कारोबार पर पूरा टैक्स वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सख्त आदेश पारित हो तो संविधान के शासन की शान बढ़ने के साथ साइबर अपराधों में भारी कमी आएगी। अगला ये दैनिक जागरण का एडिटोरियल है, जवाबदेही के दायरे में है टेक कंपनियां, बेरहम है डिजिटल दुनिया। राजीव शुक्ला जी लिखते हैं, लेखक कांग्रेस के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे। सुबह की पहली किरण के साथ जब हम अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन अनलॉक करते हैं, तो हम केवल एक उपकरण ही नहीं खोलते, बल्कि एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जो कभी सोती नहीं है। यह डिजिटल दुनिया जितनी चमकदार है, उतनी ही बेरहम भी है। आज हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल मीडिया के गलियारों में बीत रहा है। हमारी पहचान, रिश्ते, समाज में प्रतिष्ठा अब हमारे पदचिन्ह यानी डिजिटल फुटप्रिंट से तय होते हैं। पर समस्या तब शुरू होती है जब ये पदचिन्ह हमारी वर्तमान पहचान के लिए बोझ बन जाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ऐसे युवक की जिस पर 10 साल पहले एक छोटा आरोप लगा था कि अदालत ने उसे ससम्मान बरी कर दिया। लेकिन आज जब कोई कंपनी उसे नौकरी देने के लिए उसका नाम गूगल करती है, तो सबसे ऊपर वही पुरानी गिरफ्तारी की खबर चमकती है। यही वह बिंदु है जहां राइट टू बी फॉरगॉटन यानी भुला देने जाने का अधिकार विलासिता ही नहीं बल्कि जीने के अधिकार का हिस्सा बन जाता है।
डिजिटल मीडिया का दुरुपयोग आज एक महामारी की तरह फैल चुका है। जैसे कि फेक न्यूज़, ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, इन्होंने वर्चुअल स्पेस का एक युद्ध का मैदान बना दिया है। सबसे भयावह रूप तब सामने आता है जब निजी किसी की निजी जानकारी या तस्वीरें उसकी मर्जी के बिना सार्वजनिक कर दी जाती हैं। ये डॉक्सिंग कहा जाता है। क्या डॉक्सिंग? डॉक्सिंग मतलब है जब कोई किसी की जानकारी उसकी बिना मर्जी के या वायरल कर दी जाती हैं। यह केवल तकनीकी का गलत इस्तेमाल नहीं बल्कि एक इंसान की गरिमा पर सीधा हमला है। जब कोई अपमानजनक सामग्री एक वायरल हो एक बार वायरल हो जाती है तो उसे पूरी तरह मिटाना लगभग असंभव हो जाता है। डिजिटल दुनिया में कुछ भी स्थायी रूप से मरता नहीं है, वह बस दबा रहता है, समय समय पर बाहर भी आता रहता है। यहीं पर राइट टू बी फॉरगॉटन की अवधारणा उम्मीद की किरण है। व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने पुराने अप्रासंगिक या गलत डिजिटल रिकॉर्ड्स को हटवा सके। यूरोपीय संघ का एक कानून इस मामले में एक मिसाल है। वहाँ के एक चर्चित मामले में तय हुआ कोई जानकारी अब जरूरी नहीं है कि उसे सर्च रिजल्ट से हटाना होगा। भारत में भी इस अधिकार की सुगबुगाहट तेज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में निजता को मौलिक अधिकार तो माना, लेकिन राइट टू बी फॉरगॉटन अभी भी एक कानूनी धुंध में फंसा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में माना कि एक व्यक्ति को अपनी पुरानी गलतियों या विवादों से आगे बढ़ने का हक है। क्या हमारे पास इसके लिए कोई ठोस कानून है? भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 इस दिशा में एक कदम जरूरी है। ये डेटा मिटाने का अधिकार देता है, लेकिन इसमें कोई पंच नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपना डेटा हटवाने की मांग करता है तो उसके सामने अभिव्यक्ति की आज़ादी और न्यायिक पारदर्शिता की दीवार खड़ी हो जाती है। मिसाल के तौर पर क्या एक भ्रष्ट नेता यह कह सकता है कि लोग के पुराने घोटाले भूल जाएं क्योंकि वह सुधर गया है? निश्चित रूप से नहीं। जनता को जानने का अधिकार और सार्वजनिक हित हमेशा निजता से ऊपर रहेगा, लेकिन एक सामान्य नागरिक जो किसी झूठे मुकदमे या निजी विवाद का शिकार हुआ है, उसे अदालतों के चक्कर क्यों काटने पड़े? हमारे वर्तमान कानून में एक ऐसी स्पष्ट प्रक्रिया की कमी है जो टेक कंपनियों को जवाबदेह ठहरा सके। इस जटिल समीकरण में अब एआई ने प्रवेश कर लिया है। एआई के दुरुपयोग का सबसे भीभत्स रूप डीप फेक है। आज किसी भी आम इंसान का चेहरा किसी अश्लील वीडियो या भड़काऊ भाषण का के साथ जोड़ना बच्चों का खेल बन गया है। यही एल्गोरिथम आज इतनी शक्तिशाली हैं कि आपकी पसंद नापसंद को भांप लेते हैं। आपको उसी दिशा में ले जाते हैं जो वे चाहते हैं। नफरत भरे कंटेंट पर इंगेजमेंट ज़्यादा आती है, इसलिए एल्गोरिथम उसे बढ़ावा देते हैं। यह एआई का वह चेहरा है जो समाज को बांट रहा है। इसी एआई में समाधान भी छिपा है। अगर हम एआई को सही नीयत के साथ इस्तेमाल करें तो ये डिजिटल रक्षक भी बन सकता है। जिस रफ्तार से डिजिटल मीडिया पर डेटा अपलोड होता है, उसे इंसान कभी मॉनिटर नहीं कर सकते। यहाँ एआई एक फिल्टर की तरह काम कर सकता है। आप यह आपत्तिजनक कंटेंट, डीप फेक और फेक न्यूज़ को उसके फैलने से पहले पहचान कर ब्लॉक कर सकता है। राइट टू बी फॉरगॉटन को लागू करने में एआई मददगार साबित हो सकता है। जरूरत एक ऐसी नीति की है जो टेक कंपनियों को बाध्य करे। वे अपने को एआई मॉडल्स को सुरक्षा और निजता के अनुकूल बनाएं। भारत को राइट टू फॉरगॉटन के लिए एक सशक्त ढांचा तैयार करना होगा। यह केवल कागजी अधिकार न हो, ठीक है, ऐसी व्यवस्था हो जहां एक क्लिक पर पीड़ित की सुनवाई हो। ठीक है, हमें विशेष डिजिटल ट्रिब्यूनल्स की जरूरत है जहां तकनीकी विशेषज्ञ और कानूनी जानकार मिलकर त्वरित फैसले लेते हैं। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को इतनी शक्ति मिलनी चाहिए कि वह इन प्लेटफॉर्म्स पर भारी जुर्माना लगा सकें तो आदेश मिलने के बाद भी डेटा नहीं हटाते हैं।
कानून में स्पष्ट करना होगा कि किन परिस्थितियों में डेटा हटाया जा सकता है, कहाँ सार्वजनिक हित सर्वोपरि होगा। और एक महत्वपूर्ण सुधार यह होना चाहिए कि टेक कंपनियों के लिए ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट अनिवार्य हो, ताकि पता चले कि उन्होंने कितने अनुरोध स्वीकार किए हैं और कितने खारिज। हमें एक ऐसी डिजिटल संस्कृति विकसित करनी हो जहां हम दूसरे की निजता का सम्मान करें। कानून अपना काम करेगा, एआई अपना सुधार करेगा, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति को दूसरा एक दूसरा मौका मिलने का हक है। डिजिटल युग में विसिमृति का अधिकार मानवीय गरिमा को बचाने की कोशिश है। जब तक हम तकनीक और कानून को मानवीय संवेदनाओं के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम इस डिजिटल पिंजरे में कैद ही रहेंगे। अगला जनसत्ता का एडिटोरियल है, अरावली की दरारें बड़े खतरे का संकेत हैं। तो अरावली की पहाड़ियों में उत्खनन से बढ़ रहे खतरे का संकेत पर्यावरण के संरक्षक यूं ही नहीं दे रहे थे कि अनुमानों का सत्य इस पर्वतमाला में बड़ी 12 दरारों से सामने आ गया है। इसी कारण अरावली पर्वत श्रृंखला न केवल लगातार कमजोर हुई है, बल्कि माना जा रहा है कि थार रेगिस्तान से पूरब की ओर खिसकना शुरू हो गई है। इस कारण रेगिस्तान की जयपुर सहित हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र और गंगा यमुना के मैदानी इलाकों के पर्यावरण पर भी गंभीर एवं विपरीत असर पड़ने का खतरा बढ़ गया है। यह जानकारी वन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पिछले दिनों जारी एक रिपोर्ट में की गई थी। इसमें वर्ष 1972 से 75, 82, 84, 94 से 96 और विशेष रूप से 5 से 7 के कालखंड में किए गए क्रमिक उपग्रह आधारित अध्ययनों का हवाला दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अरावली पर्वतमाला पर बन रही 12 बड़ी दरारों के माध्यम से रेगिस्तानी रेत पूरब की ओर बढ़ रहा है। 2005-7 के बाद अरावली की रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली क्षमता में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि इसी दौर में गुड़गांव समेत दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में शहरीकरण के साथ औद्योगिक और प्रौद्योगिकी की विस्तार के लिए वनों की कटाई के साथ व्यापक स्तर पर पत्थर का उत्खनन भी हुआ है। इसके नतीजतन पर्वतमाला की 12 प्रमुख दरारें अजमेर की मगरा पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू, खेतड़ी और माधोगढ़ होते हुए हरियाणा के महेंद्रगढ़ तक फैल गई है। इन्हीं कमजोर हिस्सों के साथ थार रेगिस्तान की पूर्व रेत पूरब की ओर बढ़ रहा है। और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भी अपने अध्ययन से चेताया था कि आने वाले वर्षों में रेगिस्तान से उठने वाले रेत के तूफान दिल्ली और एनसीआर तक पहुंचकर इनके पर्यावरण को गंभीर रूप से बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। मगर इन सर्वेक्षणों और अध्ययनों को संबंधित राज्यों एवं केंद्र सरकार ने शायद गंभीरता से नहीं लिया। अरावली की पहाड़ियां दुनिया के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं से लगभग 692 किलोमीटर के दायरे में फैली। ये पहाड़ियां गुजरात से शुरू होकर के हरियाणा, राजस्थान होते हुए दिल्ली पसरी हैं। इन पहाड़ियों का मानव समुदाय के लिए गहरा प्राकृतिक महत्व है। इस क्षेत्र में रहने वाले जीव जगत की सांसें इन पर्वतमालाओं से गुजरने वाली शुद्ध हवा पर निर्भर है। इन्हीं पहाड़ियों की ओट पश्चिमी रेगिस्तान को फैलने से रोके हुए तथा हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो उपजाऊ भूमि है, उसे रेगिस्तान में तब्दील होने में समय नहीं लगेगा। पहाड़ियों की हरियाली नष्ट होने से आसपास के क्षेत्र में शुष्कता का विस्तार हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। इसके परिणामस्वरूप भूजल स्तर भी आशंका से कहीं ज़्यादा नीचे जा रहा है। लोगों को में सांस और दमा की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला सामान्य परिस्थितियों में तापमान को 1.5 से 2.5 डिग्री तक कंट्रोल करने और भूजल के पुनर्भरण में अहम भूमिका निभाती है। इसमें प्रति हेक्टेयर 20 लाख लीटर भूजल भरण की अद्वितीय क्षमता है। और इन पहाड़ियों को लगातार क्षरण और मरुस्थलीकरण के खतरे से दिल्ली और आसपास के भूभागों का तापमान भी बढ़ा है। धूल से भरी आंधियों की अवधि बढ़ने के साथ इनकी तीव्रता में भी तेजी आई है। पर्यावरण विशेषज्ञों का अनुमान है कि हरियाणा की 8.2% भूमि मरुस्थलीय के दायरे में है। 19 तक ही
अरावली का लगभग 5.77 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र उत्खनन से तबाह हो चुका था। इससे स्पष्ट है कि विकास की प्रक्रिया में अवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी होने के बावजूद अरावली संकट को नजरअंदाज किया गया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर अरावली की पहाड़ियों को नए सिरे से परिभाषित किया गया। इस परिभाषा से संरचनात्मक विरोधाभास की स्थिति निर्मित हुई और लगा कि इससे अनियंत्रित खनन को बढ़ावा मिल सकता है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में न्यायालय को बताया कि यदि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वत माना जाएगा, अर्थात 99 मीटर तक की ऊंची पहाड़ी अरावली के हिस्से से बाहर हो जाती है, तो इससे अरावली के बड़े क्षेत्र में उत्खनन का रास्ता खुल जाता है। इससे यह आशंका भी पैदा हुई कि आखिर सरकार इन पहाड़ियों की तरह को इस तरह से परिभाषित करके इसकी हित साधना चाहती है, जबकि इन पहाड़ियों के कारण की ऊंचाई के कारण ही प्राकृतिक रूप से उड़ने वाले धूल को रोकने का ये काम करती है। इसके साथ ही सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फिलहाल 0.19% भूभाग में उत्खनन उत्खनन पट्टे दिए जा रहे हैं। हालांकि बाद में तर्कों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली की परिभाषा से संबंधित अपने निर्देशों पर रोक लगा दी। अरावली जो पर्वतमाला है पारिस्थितिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके व्यापक और पुनर्स्थापन और ठोस संरक्षण की जरूरत है, न कि पहाड़ियों को पुनर्भाषित करके इनके दोहन को बढ़ावा देने की। ये पर्वतमाला मैदानी क्षेत्रों को रेगिस्तान में बदलने से तो रोकती है, और इन्हीं पहाड़ियों में कई छोटी-छोटी नदियों का उद्गम स्थल भी है। अनेक झील, झरने, तालाब इस पर्वतमाला के बीच में प्राकृतिक रूप से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, जो न केवल क्षेत्र के जीव जगत को पानी उपलब्ध कराते हैं, बल्कि भूजल पुनर्भरण का भी काम करते हैं। यही नहीं, इन पहाड़ियों के गर्भ में इमारती पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट और चूना की बड़ी मात्रा में समाया हुआ है। साथ ही जस्ता, तांबा, लेड, टंगस्टन जैसी दुर्लभ खनिज भी इनकी कोख में मौजूद हैं। मगर इस खनिज संपदा के दोहन के लिए पहले ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पर्यावरण को किसी तरह की हानि या क्षति न पहुंचे। ठीक है, इससे वर्तमान विकास की विडंबना भी कहा जाएगा कि अधिकतम प्राकृतिक संपदाओं के दोहन को आधुनिक और आर्थिक विकास का नीतिगत आधार बना दिया गया है। इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि हमारे यहाँ जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, उस लिहाज से तो मौजूदा आर्थिक विकास की निरंतरता कैसी बनी रह सकती है। यह सवाल भी अनुत्तरित है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर विकास को आगे बढ़ना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। दीर्घकालिक दृष्टि से देखें तो विकास की अवधारणा उस अल्पसंख्यक आबादी के लिए जीने का भयावह संकट खड़ा कर सकती है, जिसकी रोजी रोटी की निर्भरता प्रकृति पर ही अवलंबित होती है। हालांकि अरावली पर्वतमाला में पड़ी कई दरारों को लेकर के उपग्रह सर्वेक्षणों के खुलासे और पर्यावरणविदों की राय के बाद शीर्ष न्यायालय ने इस मसले पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। इसलिए यह उम्मीद बंधी है कि अरावली संकट से जुड़े तमाम पहलुओं पर अब नए सिरे से बहस होगी। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी चिंता का समाधान औद्योगिक विकास एवं वाणिज्यिक लाभ हानि के गुणा भाग से परे जंगल और जमीन के रखरखाव के पैमाने पर होगा। अगला हिंदुस्तान.com का एडिटोरियल लास्ट एडिटोरियल है, जानलेवा भ्रष्टाचार। मेघालय में एक अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट में 18 मजदूरों की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से जख्मी मजदूर अस्पताल में भर्ती और अंदेशा है कि कुछ अन्य मजदूर अभी भी खदान में फंसे हों। यह रेड हॉल खदान है, जिसमें इतनी सकरी सुरंगें बनाकर खनन किया जाता है जिनसे मजदूर रेंग कर ही घुस या निकल सकते हैं। ये खदानें पर्यावरण के लिए बहुत घातक हैं कि असुरक्षित और अमानवीय परिस्थिति की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इनको प्रतिबंधित किया हुआ है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में ऐसी खदानें धड़ल्ले से चल रही हैं। अनुमान है कि सिर्फ मेघालय में लगभग
25,000 ऐसी गैर कानूनी खदानें चल रही हैं। जाहिर है कि इतने बड़े पैमाने पर यह अवैध काम बिना प्रशासनिक मिलीभगत और भ्रष्टाचार के संभव नहीं है। इसके पहले मेघालय में ही 2018 में बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें 15 मजदूर मारे गए थे। बहुत संभव है कि और भी दुर्घटना इन खदानों में होती हों की खबर बाहर तक नहीं आ पाती है। ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक नेक नियति और सख्ती से ऐसे गैर कानूनी और अमानवीय कारोबार पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार का जाल इतना मजबूत है कि उसके आगे तमाम कानून और आदेश व्यर्थ हो जाते हैं। इसमें कई बार भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुए। कुछ एक बार इन आंदोलनों की वजह से सरकार भी बदली, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत ही होती गई हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट में तो यह तक जहाँ जाहिर कर दिया जाता है कि भ्रष्टाचार कम करने के लिए जरूरी है कि सरकारी तंत्र और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सरलता लाई जाए। पर होता यह है कि भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर प्रक्रियाओं को ज़्यादा जटिल और अपारदर्शी बनाई जाती है, जिससे अधिकारियों और संस्थानों की जवाबदेही और कम हो जाती है। ऐसे में भ्रष्टाचार की गुंजाइश बढ़ जाती है और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने वाली जो संस्था होती हैं, स्वतंत्र मजबूत बनाने की लिए जरूरी कदम उठाने की इच्छा हमारी राजनीतिक संस्कृति में नहीं है। इसलिए इसमें पकड़े जाने पर गुंजाइश जितनी कम है और पकड़े जाने पर सजा मिलने की गुंजाइश उससे भी कम है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत के आम नागरिक की गरिमा, उसकी अधिकार, उसकी जान की परवाह भी हमारे तंत्र में कम है। बल्कि यह परवाह परवाह हमारे समाज में ही नहीं, जो इन नागरिकों जो आम नागरिक से बना है, हमारे समाज के लोगों में ही और दूसरे लोगों, खासकर अलग वर्ग समुदाय या क्षेत्र या अपने से अलग लगने वाले लोगों के दुख दर्द समस्या के प्रति वैसी हमदर्दी नहीं देखने को मिलती जैसा कि देश में अपेक्षित है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में तो हमेशा ही ज़्यादातर लोग हमेशा अलग ही होंगे। मेघालय की किसी खदान में मरने वाले गरीब मजदूरों की पीड़ा जब तक महानगरों के लोग महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम अलग अलग भ्रष्टाचार और लापरवाही के शिकार होते रहेंगे। यह सिर्फ शिकार ही नहीं होंगे बल्कि जाने अनजाने में उसके जिम्मेदार भी होंगे। तो ये खबर आई है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक नोएडा ट्विन टावर के मामले में सरकार जांच कमेटी ने 11 अफसरों को दोषी पाया है। इसे पता चलता है कि मेघालय की खदान में मरने वाले गरीब मजदूर और नोएडा के उच्च मध्यम वर्गीय लोगों की लड़ाई दरअसल एक ही है। इसलिए जरूरी है कि वे आपस में हमदर्दी और भाईचारा और महसूस करें ताकि इस साझा दुश्मन से लड़ पाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।